नेक्स्ट न्यूज है ब्रिटेन से रिलेटेड। ब्रिटेन टू प्रोवाइड 20,000 मिलिट्री पर्सनल्स इन नेटो एक्सरसाइज। तो नेटो हमने पहले पढ़ लिया था, क्या था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनकी एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना है हमें, स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। हालांकि यूपीएससी का ट्रेंड नहीं रहा है कभी भी एक्सरसाइज पूछना, लेकिन स्टेट पीसीएस बहुत पूछते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है, या बाकी एग्जाम पूछते हैं एक्सरसाइज का नाम देके कि एक्सरसाइज किसकी है, ठीक है। यूपीएससी बहुत कम, रेयरली यूपीएससी ने कभी कोई पूछा होगा, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि कोई पूछा है भी नहीं है या नहीं एक्सरसाइज। तो स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 इज एक्सरसाइज ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंफॉर्मेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी। 1949 में बना था नेटो, करवा दिया था इस, आई थिंक मैंने 4 अप्रैल 1949 को, और अभी अप्रैल 4/24 को इनके 75 ईयर पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 75 ईयर पूरे होते हैं तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 25 ईयर, 75 ईयर, 100 ईयर, 125 ईयर, तो उस पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेटो के भी 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और नेटो का एनुअल समिट पड़ा था, कहां हुआ, 2024 का एनुअल समिट इनका हुआ है वाशिंगटन डीसी में। समिट मतलब एनुअल मीटिंग, ठीक है। इसका नाम वाशिंगटन ट्रीटी भी है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी है। 32 मेंबर ने इसको साइन किया हुआ है, और लेटेस्ट जो साइन किया है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले कौन कौन से ग्रुपिंग पढ़ लिए, ब्रिक्स पढ़ लिया, ठीक है, अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया वो। देन हम लोगों ने सार्क पढ़ा, ठीक है, बिम्स्टेक पढ़ा, ठीक है, एशियान। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कोई भी, ये सब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। ये नेटो मिलिट्री पर्पज से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी भी हम कुछ पढ़ेंगे, G20 पढ़ेंगे, G7 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक अपने आप में ही अलग है नेटो, ये मिलिट्री ग्रुपिंग है। ऐसी मिलिट्री ग्रुपिंग कोई रेयर ही है दूसरी वर्ल्ड में, ठीक है। और न्यूज में भी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी, और 75 ईयर पूरे होने पे भी, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर्मेशन ईयर के साथ डेट भी याद रखना पीसीएस के लिए। यूपीएससी डेट नहीं पूछता, लेकिन पीसीएस डेट पूछता है, ठीक है। वो डेट पूछ लेंगे एग्जैक्टली कि कब बना था, ठीक है। हो सकता है 4 अप्रैल, 8 अप्रैल, 12 अप्रैल, 16 अप्रैल, ऐसे भी दे दें वो। इसके कंपैरिजन में दूसरा मिलिट्री ग्रुपिंग क्या पढ़ा था हमने, वो नेटो के कंपैरिजन में वॉर्सो पैक्ट। और वॉर्सो पैक्ट कब बना, 1955 में। वॉर्सो पैक्ट किसने बनाया था, मेनली यूएसएसआर और उसकी अलाइड कंट्रीज ने, और नेटो बनाया था यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज ने। डन। तो शायद मैंने पिछली बार ये ना बताया हो कि सबमिट कहाँ हुई है, तो वो आप ऐड कर लेना। और इसके 75 ईयर हो गए, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंप्लीटेड 75 ईयर, तो नेटो ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट न्यूज है यूएसए से रिलेटेड। वहां के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लो कैस्कस यहाँ वहां का एक स्टेट है, ठीक है, वहां पे उन्होंने विक्ट्री ली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि
डोनाल्ड ट्रंप की एक तो पार्टी की, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेन। यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये स्टेट्स अपनी मर्जी से यूनाइटेड हैं वहां पे। इंडिया में और यूएसए में जो स्टेट्स हैं, या इंडिया को यूनाइटेड इंडिया नहीं बोलते, यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वहां बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहां जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से एक हुए और उन्होंने यूएसए बनाया है, ठीक है। तो यूएसए में एक तो आप ये याद रखना कि यूएसए में 13 कॉलोनीज थी इनिशियली, वो 13 कॉलोनीज एक साथ मिली, दे कम टुगेदर और उन्होंने यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज ये 13 कॉलोनीज 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो 50 फेडरल स्टेट्स हैं अमेरिका में, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट एक तरह से कह सकते हो कि 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना रहे हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को ही करवाया था, मैं ये सोच रहा, मैं कुछ बताने वाला था, ये सोचा था किसको करवाते, जैसे मैंने एक मराठा कॉन्फेडरेसी बताई थी, तो अमेरिका भी कॉन्फेडरेट स्टेट है। अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं वो कॉन्फेडरेट स्टेट हैं, मतलब वो अपने आप में पावरफुल हैं, अपनी मर्जी से आके उन्होंने एक यूनाइटेड अमेरिका बनाया है। जैसे हमने लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में मराठा कॉन्फेडरेसी पढ़ी थी कि अलग अलग मराठा किंगडम जो थे वो छोटे छोटे, ठीक है, होलकर्स, पेशवा, ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो मिलके मराठा एम्पायर बना रहे थे। तो सिमिलरली अमेरिका में भी अलग अलग 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने मिलके एक अमेरिका बनाया और आज वहां पे 50 स्टेट है। देन ये जो 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने इंडिपेंडेंस की बैटल फाइट की थी अमेरिका में। अमेरिकन, ये भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 में फोर्ट हुआ, बिकॉज अमेरिका वाज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था सेम वहां पे भी। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था पैट्रियोटिक फोर्सेस के बीच में और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में। पैट्रियोटिक फोर्सेस बनी थी इन 13 कॉलोनीज से, इन्होंने बनाई थी मिलके पैट्रियोटिक फोर्सेस, और पैट्रियोटिक फोर्सेस को लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, और ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके बाद फिर ये कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके, ठीक है। जो हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा था, तो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके ये इंडिया के अंदर आए थे। फर्स्ट कौन था, वान हास्टिंग। एक बार पीसीएस ने पूछ लिया था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को होता है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम 2 चीजें मेन पढ़ेंगे। एक तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ आईसीएस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि जो कलेक्टर नाम की जो पोस्ट है, जो डीसी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, वो पोस्ट इन्होंने ही पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। और दूसरा, ही इज वेरी फेमस फॉर परमानेंट सेटलमेंट।
जिसका दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये दो मेन चीज हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ये परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, इट वाज ए टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की एक टाइप थी परमानेंट सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम लैंड, कि कैसे लैंड से टैक्स कलेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। तो उसका एक वे, एक सिस्टम इन्होंने बनाया था जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, लिख लिया, रिलीज कर दूं। तो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हमारे इतना कोई काम का नहीं है। कमला हैरिस इज नाउ बिडिंग फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो अभी जो इलेक्शन होगा नवंबर में, अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होगा, और अमेरिका में प्रेसिडेंट चुना जाता है 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए वहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, that people will directly vote for the election for the president। हमारे यहाँ नहीं करते, वहां पे डायरेक्टली वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फाइट है प्रेसिडेंट के लिए। 2 कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, नवंबर में भी इलेक्शन होंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ में। अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो अमेरिका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन हम उनकी 2 ही मेन पार्टीज को जानते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन का सिंबल है एलिफेंट और डेमोक्रेट का सिंबल है डोंकी। डोनाल्ड ट्रंप बिड कर रहे हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट और प्रेसिडेंसीशिप के लिए, और कमला हैरिस डेमोक्रेट की तरफ से। पार्टी पूछे जाने का पॉसिबिलिटी यूपीएससी में कम है, पीसीएस में बहुत ज्यादा है। लेकिन इतना पूछ सकते हैं कि अमेरिका मल्टी पार्टी सिस्टम है या बाई पार्टी सिस्टम है। तो जनरली लोगों को लगता है कि बाई पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। एलिफेंट हम लोगों का भी एक इलेक्शन सिंबल, एक नोट इलेक्शन, हम लोगों का भी एक सिंबल था। किस चीज का? जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसका सिंबल भी एलिफेंट था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का सिंबल भी एलिफेंट था। डन। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट न्यूज में है, नॉर्थ कोरिया क्लेम्स ऑफ टेस्टिंग सॉलिड फ्यूल मिसाइल विद हाइपरसोनिक वेपन्स। तो हम थोड़ा सा साइंस एंड टेक समझेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा कोरियन पेनिनसुला के बारे में। दिस इज कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला इसलिए क्योंकि ये 3 तरफ से वाटर से घिरा है। सो एनी लैंड मास that is surrounded by water from 3 sides is known as a
पेनिनसुला। तो कोरियन पेनिनसुला में दो कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। कोरियन पेनिनसुला अपनी बाउंड्री चाइना और रसिया के साथ शेयर करता है, इधर रसिया और इधर चाइना, मेनली नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल चलता है और जो रूलर है किम जोंग उन, ये अभी नॉर्थ कोरिया के रूलर है। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले एक यूएन सेक्रेटरी होते थे बान की मून, तो वो साउथ कोरिया के थे। अभी कौन है यूएन सेक्रेटरी? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के? पुर्तगाल के। डायनेस्टी रूल है, किम जोंग उन जो है वो यहाँ पे रूलर है। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक खास बात ये है कि ये पहली ऐसी कंट्री है जो जहां पे डिक्टेटरशिप है और उन्होंने आईसीबीएम बना ली है। आईसीबीएम होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो इन्होंने बनाई है उसका नाम है होशोंग। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे टारगेट को हिट कर सकती है, मतलब इसकी रेंज बहुत लंबी होती है। आईसीबीएम की रेंज होती है जनरली 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर, इस रेंज में आईसीबीएम फायर कर सकती है। मतलब अब प्योंगयांग का कहना है कि हम लोगों के पास आईसीबीएम है एंड वी कैन फायर वाशिंगटन डीसी यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है। इन्होंने बनाने का आईसीबीएम जो होंगी ऑब्वियस है इनके आगे वो न्यूक्लियर हेड लगा देते हैं, न्यूक्लियर वेपन लगा के फायर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करे या वहां पे डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी में चेंज करने की कोशिश करे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे पहले जैसे इराक में एक लीडर थे सद्दाम हुसैन, ठीक है, वो मारे गए थे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। अभी मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है जहाँ पे ईरान है, जॉर्डन है, पैलेस्टाइन है, लेबनान है, ये इनमें से किसी के पास ना आईसीबीएम है, ठीक है, और ना ही इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और आईसीबीएम का यूज तभी है जब उसमें न्यूक्लियर वेपन लग सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो आईसीबीएम 5000 किलोमीटर दूर जाके कुछ भी नहीं है, मतलब एक बम की तरह गिरेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। जब उस पर न्यूक्लियर वॉर हेड लग जाता है, मतलब उसके आगे न्यूक्लियर वेपन लग जाता है, तब वो इतनी दूर फाइट करेगी और जाएगी, टकराएगी, तो वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री है ही नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर लिया है और हमारे पास आईसीबीएम भी है, अभी दोनों चीजें। हाँ क्या? हाँ, हमारे पास आईसीबीएम है, हमारी आईसीबीएम का नाम है अग्नि 5।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो अग्नि 5 हमारी आईसीबीएम है। अब जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल समझ में आ गया, मिसाइल समझ में आ गया, बैलिस्टिक क्या होता है? बैलिस्टिक जो मिसाइल होती हैं बेसिकली वो दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। फर्क क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला पाथ फॉलो करती है, यहां से यहां हिट करना है तो ऐसे आके हिट करेगी, मतलब पहले अर्थ एटमॉस्फेयर में जाएगी ऊपर और फिर दूसरी जगह पे आके हिट करेगी। क्रूज मिसाइल जो होती है वो थोड़ा सा अपर सरफेस जाती है और लगभग सीधे जाके ऐसे हिट कर देती है। ठीक है, तो वो बहुत ऊंचे तक नहीं जाती है, तो इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसकी रेंज ज्यादा होती है बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल जो पाथ फॉलो करती है उसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इट्स लाइक पेंडुलम जैसे चलता है, तो ऐसा ही कुछ। तो ये पहले एटमॉस्फेयर में जाएगी और अपर एटमॉस्फेयर में, और फिर वहां से दूसरी कंट्री पे हिट करेगी। तो उसको जज करना पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इंटरसेप्ट कर पाना, कट कर पाना, उस चीज को मुश्किल होता है आईसीबीएम को। क्रूज को जल्दी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। सर जो वो एंटी मिसाइल डिवाइसेस होते हैं वो क्रूज मिसाइल के होते हैं? जनरली क्रूज मिसाइल के दो काम तो दोनों पे ही करते हैं वैसे तो, लेकिन जो आईसीबीएम है उसको गिरा पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको प्रिसाइजली जज नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। जैसे पैलेस्टीन और हाँ, वो तो क्रूज मिसाइल चल रही है, मोस्टली क्रूज चल रहे हैं। तो आयरन डॉम, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ज्यादा कॉस्टली होती है, उसको बनाने का फायदा तभी है जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, अदरवाइज उसको बजाने का कोई फायदा ही नहीं है सच। आयरन डॉम जो बनाया था, आयरन डोम तो एक सिस्टम है उनका, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। जैसे इंडिया के पास S-400 है, इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली उसको कुछ 1-2 साल पहले रसिया से बाई किया था S-400। बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम है, वन ऑफ द एडवांस डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर S-400। फिर इसका मतलब इसको खराब करना है, इसको डिसमेंटल करना बहुत ही बात है। किसको? ये S-400 बनाया नहीं, डिसमेंटल तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो होगा, वो तो इसको ठीक भी तो करना होता होगा ना अगर इसमें कुछ कमी आ जाए तो। मतलब रशिया के मतलब अभी इंडिया है, मतलब रशिया को अटैक करना हो गया तो वो नहीं, क्यों कर सकता है? जब S-400 हमारे पास है तो प्रोटेक्ट तो वही करेगा ना। लेकिन उनको ये तो बनाया तो उन्होंने तो पता होगा। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि बनाया है तो वो तो सारा फीचर्स पता होता है कि क्या कैसे कैसे चलेगा, वो करेगा। ऐसा नहीं है ना कि हमने बना के दिए तो हम उसको खराब कर देंगे, काम तो वही इतना इफेक्टिवली करेगी ना। ठीक है, हालांकि जब हमने ये S-400 लिया था तो यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी हमारे ऊपर कि हम ना परचेज करें ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो बैलिस्टिक और क्रूज समझ में आ गया। अब ये समझो ये हाइपरसोनिक क्या होते हैं, जो अलग अलग वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी स्पीड होती है कि वो किस स्पीड से चल रहे हैं। जो सोनिक होता है इट इज रिलेटेड टू साउंड। साउंड की स्पीड होती है लगभग 343 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जो वेपन वो बना रहे हैं वो वेपन किस स्पीड से चलेगा उसके बेस पे उसको डिवाइड करते हैं कि वो सबसोनिक वेपन है, ट्रांससोनिक वेपन है, सुपरसोनिक वेपन है या हाइपरसोनिक वेपन है। जितना स्टेज ये बढ़ती जाएगी उतना ही एडवांस वेपन होता है। इनकी स्पीड को मापने के लिए मैक वर्ड यूज करते हैं। अगर मैक 1 स्पीड है तो मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू साउंड, वो साउंड की स्पीड से जाएगा। सबसोनिक वेपन जो होते हैं उनका मैक लेस देन 1 होता है, 1 से कम होगा। जो ट्रांससोनिक वेपन होते हैं उनका मैक इक्विवेलेंट टू 1 होता है।
सुपरसोनिक का मैक जो होता है वो 2, 3, 4 या 5 होता है, और हाइपरसोनिक का जो मैक होता है वो ग्रेटर देन 5 होता है। 6, 7, 8 जितना ज्यादा होगा उतना ही एडवांस वेपन होगा, क्योंकि उसको इंटरसेप्ट कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। जितनी स्पीड उससे वो ज्यादा चल रहा होगा तो पता नहीं लग पाएगा कि वेपन आ रहा है। ठीक है, तो इसके बेस पे इनको डिवाइड करते हैं। तो मतलब वो काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गए हैं, उन्होंने हाइपरसोनिक बना लिया है। ठीक है, हालांकि डायरेक्टली तो नहीं बोलता, लेकिन चाइना और रशिया से सपोर्ट मिलता है उनको, अदरवाइज वो नहीं बना सकते इतने एडवांस वेपन। क्योंकि चाइना और रशिया यूएसए के एंटी है, इसलिए तो चाहते हैं कि यूएसए को दबाने के लिए इनडायरेक्टली उनके पास कोई पावर हो। तो जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो वो नॉर्थ कोरिया को बोल देते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट पास आउट कर देता है। ठीक है, तो उससे एक टेंशन बढ़ जाती है वहां पे यूएसए में। से इन्होंने जब बोल दिया था कि हमने आईसीबीएम बनाया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। आईसीबीएम, एक डिक्टेटरशिप कंट्री के पास आईसीबीएम होना बहुत बड़ी बात होती है। आईसीबीएम गिनी चुनी 6-7 कंट्रीज के पास है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसए है। तो गिनी चुनी कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इन्होंने भी डेवलप कर लिया है, क्योंकि जितने ज्यादा वेपन्स बनेंगे उतना ही ज्यादा फिर रिस्क रहेगा वॉरफेयर का। ठीक है, नॉर्थ, ये लिख लिए सारे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिवाइड करती है, जो इनके बीच की बाउंड्री लाइन है, उसको बोलते हैं 38th पैरेलल और 38 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर imaginary horizontal line on earth from west to east। तो ये अगर अर्थ है तो ये सारे लैटिट्यूड है। ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है हर एक जगह पे, तो इसलिए इनको पैरेलल्स भी बोल देते हैं। तो जो 38th पैरेलल है वो इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है तो ये मेजर होगा इससे कितने डिग्री पे है ये नेक्स्ट वाला, तो उसके हिसाब से डिग्री को मेजर करते हैं। तो 38 डिग्री पे जो पैरेलल लाइन जा रही है वो इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन का काम करती है। डन। नेक्स्ट है मालदीवियन प्रेसिडेंट आस्क इंडिया टू विथड्रॉ ट्रूप्स बाय 15 मार्च। ये मैंने आपको करवा दिया था ऑलरेडी, इंडिया आउट कैंपेन। अभी तो मालदीव्स को करेंसी स्वैप में हाँ, अभी प्रेसिडेंट जो मालदीव के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हुए हैं, अभी ताजमहल भी गए थे। ठीक है, ताजमहल विजिट करके आए, तो अभी इंडिया के साथ वो फ्रेंडली होने मतलब कुछ टाइप बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां उन्होंने बोल दिया था ये पहले की न्यूज है। ठीक है, तो जो इंडिया आउट कैंपेन है उससे रिलेटेड है। कैपिटल माले, मालदीव्स। ठीक है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट है ईरान टारगेट टेररिस्ट बेस इन पाकिस्तान विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो यहां पे हम समझेंगे ईरान और पाकिस्तान के बीच की टेंशन। ईरान और पाकिस्तान के बीच की टेंशन है ये एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी। ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, और यहां पे जो ट्राइब रहती हैं बलूच,
वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है और ईरान में है, और वो ये चाहते हैं कि हम इस एरिया को अलग से कंट्री बना दें जिसका नाम बलूचिस्तान है। ठीक, बलूचिस्तान एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मैक्सिमम एरिया है जहां पे ब्लूच ट्राइब रहती है। ब्लूच ट्राइब छोटी छोटी अलग 3-4 ट्राइब से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जो अपने आप को बलूच बोलते हैं। तो वहां से ये बलूचिस्तान वर्ड आया है। तो ये चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान दे दे, साउथ वाला हिस्सा अफगानिस्तान दे दे और ईस्ट वाला हिस्सा ईरान दे दे, और हम लोग बलूचिस्तान नाम की एक कंट्री यहाँ पे बना दें। बलूचिस्तान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि वो पीओके में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को, तो इन रिटर्न उसको काउंटर करने के लिए हम बलूचिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। बलूचिस्तान का जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है जो उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको इनडायरेक्टली मदद कर देते हैं। डायरेक्टली तो नहीं करते, ना बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया उनको मदद कर देता है। ठीक है, जब उनको ये करना हो कि पाकिस्तान को दबाना है। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन यही एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान जो यहाँ के बलूच हैं उनको बार बार उकसाता रहता है कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ, ठीक है, कि ये वाला एरिया पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ये वाला एरिया पाकिस्तान के अंदर आ जाए। तो ये बलूचिस्तान को लेके इशू रहता है अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में और ईरान के बीच में। ठीक है, तो उसी को लेके ये टेंशन बनी हुई थी। ईरान की कैपिटल है तेहरान, शायद कर ली होगी हमने पहले। और ईरान में वैसे तो ईरान एक इस्लामिक स्टेट है, और वहां पे 1979 तक तो डायनेस्टी रूल चलता था। पहलवी डायनेस्टी एक रूल करती थी ईरान को। तो 1979 में वहां पे एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक लीडर हैं उनके, खामेनी करके, अभी उनका पूरा नाम है अयातुल्ला खामेनी, अली खामेनी बोलते हैं, अली खान। ये वहां के अभी सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर का मतलब ये है कि अभी ईरान में जो खामेनी फैमिली है उसका दबदबा है। उन्होंने पहलवी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे मोहम्मद रजा पहलवी, उनको मार दिया था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस मतलब ईरान पे एक तरह से कब्जा कर लिया था। तो कहने को वहां पे डिक्टेटरशिप, वहां पे डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन जो खामेनी फैमिली है, ठीक है, उसका रूल है वहां पे। ठीक है, और वो इस्लाम को बहुत ज्यादा मानते हैं, और इस्लाम में भी सिया जो पंथ है उसको, या जो सिया मुस्लिम्स हैं उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ये पहलवी डायनेस्टी आप याद रखना कि कहाँ की डायनेस्टी थी। ठीक है, ईरान की डायनेस्टी थी, डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीसीएस में। तो ठीक है कि पहलवी डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती है, तो ईरान से बिलोंग करती है। ईरान रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1979 में। ठीक है, अभी उनके जो लीडर हैं अली खामेनी, अयातुल्ला खामेनी भी बोल देते हैं इनको, ठीक है, वो सुप्रीम लीडर है वहां की, मतलब वो वहां के परमानेंट जो किंग है एक तरह से बोल लो। ठीक है, वो अपने आप को बोलते नहीं है किंग, वो बोलते हैं सुप्रीम लीडर है। ठीक है, रिलीजियस लीडर बताते हैं अपने आप को। जैसे पोप होता है इसके अंदर
क्रिश्चियंस के अंदर, तो वैसे ही रिलीजियस लीडर बताते हैं, और नीचे वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इलेक्शंस करवाएंगे और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अली खामेनी वो वहाँ पे सुप्रीम लीडर है, मेनली इस पर्सन की वहाँ पे चलती है। एक वहाँ पे इनकी फोर्स भी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, ठीक है। तो पूछा जाए कि ये कहाँ की मिलिट्री है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, तो ये ईरान की मिलिट्री है, ठीक है। और इसी मिलिट्री की हेल्प से इन्होंने इस फैमिली को हटाया था, उसके बाद से ये कंटिन्यू है वहां पे, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, और ये इनके अंडर में होती है। और चाबार पोर्ट के बारे में मैंने पहले बता ही दिया था आप लोगों को, ग्वादर पोर्ट के बारे में भी बता दिया था। चाबार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है और ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। वहां यहां से वो क्या बना रहा है, सीपैक बना रहा है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लिख लिया ये। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है, हाँ अफगानिस्तान के साथ हमारे टाइज पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तालिबान के आने के बाद अच्छे नहीं है, क्योंकि तालिबान को हम वो टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं कभी से, ठीक है। ना ही अब हम लोगों ने वहाँ पे अपना डिप्लोमेसी, हमारा काउंसलेट भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मतलब है लेकिन इतना फंक्शनिंग नहीं है कि जैसे हाई कमिश्नर होता है हर एक काउंसलेट में, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। तो जो कंट्रीज जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जैसे पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो आपस में वो हाई कमिश्नर, हाईएस्ट जो डिप्लोमेट होता है उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं। और जहाँ पे जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में एम्बेसडर होगा, ठीक है, हाईएस्ट डिप्लोमेट। तो नाम का फर्क है सिर्फ। जो कॉलोनीज ब्रिटिश कॉलोनीज थी और इंडिपेंडेंट हो गई, वहाँ हमारे हाई कमिश्नर होते हैं, और जो ब्रिटिश नहीं थी वहाँ एम्बेसडर होते हैं इन जनरल, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट आप लोगों को उसके लिए बताया। जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री में हमारा एम्बेसडर जाएगा, चाइना में एम्बेसडर जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हाई कमिश्नर होता है हमारा, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज में भी हाई कमिश्नर ही होता है। तो अभी हमारा काउंसलेट नहीं है, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया वहां पे, क्योंकि तालिबान को टेक ओवर करने में पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। वो वैसे भी मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप है तालिबान, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडिया की बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन ये पीओके में आता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऐसे करके ये पीओके है, इसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन अगर ये पूछ लिया जाए तो किन दो कंट्रीज के बीच में है, अगर ऑप्शन में है इंडिया एंड अफगानिस्तान तो हमें वो लगाना है, ठीक है। और अगर इंडिया और अफगानिस्तान नहीं है तो फिर मिलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि अभी वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए जैसे इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2, ठीक है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में पीओके में है, ठीक है। हम लेकिन अगर पूछा जाए K2 कहाँ पे है, K2 हिमालयाज में सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है, उसके बाद है K2, ठीक है, लेकिन K2 इंडिया में नहीं है फिलहाल, वो पीओके में है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि K2 कहाँ पे है, ठीक है, तो वो अगर ऑप्शन में इंडिया है तो इंडिया है, नहीं तो फिर पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया में भी हाईएस्ट पीक जो इंडिया में है हिमालय का कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ड्यूरेंट लाइन इज अ लाइन बिटवीन, ये जो वो 72 किलोमीटर की लाइन जो मैंने आप लोगों को बताई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, जो पीओके से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम ये अल्टरनेट रूट बना रहे हैं, चाहबार पोर्ट से ईरान, ईरान से फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री में हम जा पाए। लेकिन वो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा था कि यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए,
यहाँ पे यूएसए की फोर्सेस थी जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फोर्सेस को मूव आउट कर लिया, बाहर वापस बुला लिया। तो उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो जब तक यूएस फोर्सेस थी तो तालिबान कुछ नहीं करता था, क्योंकि यूएस का एक भी सोल्जर अगर मर जाता कि डेथ हो जाती तो फिर अमेरिका एक बड़ा अटैक प्लान कर देता था उन लोगों के ऊपर। तो तब तक यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपरली चल रही थी जब तक अमेरिकन फोर्सेज यहाँ पे थे। अमेरिकन फोर्सेज को यहाँ पे कई साल हो गए थे, लगभग 20-25 साल हो गए थे। ना तो वो तालिबान को खत्म ही कर पा रहे थे, ठीक है, और ना तालिबान पीछे हटने को तैयार था, क्योंकि यहाँ का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा उबड़ खाबड़ प्लेस है। इसीलिए इसको मैंने बताया भी था, क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तालिबान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो लास्ट में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसे कब तक रहेंगे, ठीक है, तो कभी ना कभी तो अफगानिस्तान फोर्सेज को ही डिफेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने जब वो 2017 या 18 में उन्होंने वापस से बुला लिया था यहाँ से अफगानिस्तान आर्मी को, सॉरी यूएस आर्मी को, उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया यहाँ पे, एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो अब हमारे रिलेशनशिप ठीक ठीक ही है उनके साथ। हालांकि अभी हमारे रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि मिलिट्री रूल है, तो इनके यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कुछ होता नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन है। तो इनको वीट की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने पाकिस्तान से हेल्प मांगी। पाकिस्तान ने बहुत ही लो क्वालिटी का वीट भेजा, उसके बाद फिर हमने इनको बहुत अच्छी क्वालिटी का वीट भेजा है। तो हम बढ़ा रहे हैं रिलेशनशिप, अच्छे बना रहे हैं। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ ये भी मानता है कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। और हम लोग उसको टेररिस्ट ग्रुप ना माने, अगर ऐसा किया तो फिर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप इंडिया के, पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनको इंडिया टेररिस्ट ग्रुप मान रहा है, तो फिर बाकी कंट्री उनको नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि हम उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते कि उसको टेररिस्ट ग्रुप ना माने। यूके पार्लियामेंट पास रवांडा असाइलम प्लान। दो तीन चीजें पढ़ेंगे, रवांडा पढ़ेंगे, असाइलम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, रवांडा सेफ्टी बिल, और रवांडा की कैपिटल है किगाली। एक हम पढ़ेंगे किगाली अमेंडमेंट्स। पहले स्टार्ट करते हैं, यूके पता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था रवांडा से कि रवांडा कहां पे है। रवांडा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मेडागास्कर है, इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड और वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट। पहले ग्रीनलैंड, फिर बताओ मोहिनी बताओ, पहले ग्रीनलैंड, फिर सेकंड नंबर पे नहीं, पढ़ो इनको, ये लिखवाने से मैं तो लिखवाता रहूंगा, रोज एड अप होते रहेंगे, पाइल अप होते रहेंगे। दूसरे नंबर बताया था न्यू गिनिया, ठीक है, तीसरे नंबर पे बताया था बोर्नियो, और फोर्थ नंबर पे बताया था मेडागास्कर। आइसलैंड तो रेस में भी नहीं था, ठीक है। तो मेडागास्कर फोर्थ लार्जेस्ट और इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट। नाउ अफ्रीका के यहां पे से ये जूम कर रखा है, ये है कंट्री रवांडा, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि सी से बॉर्डर नहीं लगती, जिन भी कंट्रीज की उनको लैंडलॉक्ड बोलते हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट वर्ड है, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक्ड, ठीक है। तो उसको लैंडलॉक्ड कंट्रीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है यूपीएससी को, क्योंकि उससे एक टर्म से वो बहुत बड़ी ज्योग्राफी से आपका असेसमेंट कर लेता है कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो रवांडा लैंडलॉक्ड कंट्री है, कैपिटल है किगाली, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। पहले ये समझते हैं फिर वो समझेंगे। इससे थोड़ा सा इधर आएंगे, ये एक बड़ा सा वाटर बॉडी दिख रहा है, ये यहां पे दिख रहा है, ये वाटर बॉडी, यह लेक विक्टोरिया।
देन इसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी लेक है, लेकिन छोटी मोटी लेक हम नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी लेक है, इसका नाम है लेक तेंगनयिका है। This is the longest lake of the world. Longest का मतलब है लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी है, ठीक है। सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट है लेक बैकाल इन रशिया। डन। लेक विक्टोरिया is the source of white नाइल, जिसको नील रिवर भी बोलते हैं। व्हाइट नाइल रिवर का सोर्स है। तो जो नाइल रिवर है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होता है उसका। इसके बाद लेक जो नील रिवर है वो ऊपर की तरफ जाती है, अफ्रीका में ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके दूसरी पिक्चर में किसी में दिखाऊंगा मैं, यहां पे है ऊपर इथियोपिया एक कंट्री। इथियोपिया कंट्री में एक लेक है, लेक ताना, यहां पे। तो मैं यहां लिख देता हूं लेक ताना। यहां से ब्लू नाइल रिवर निकलती है, और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिलके नाइल रिवर बनाती है। फिर ये आगे चल जाएगी और मेडिटेरेनियन सी में गिर जाएगी, ठीक है। नाइल रिवर के दो सोर्स हैं, या दो ट्राइब्यूटरी बोलते हैं उनको, ट्राइब्यूटरी, दो ट्राइब्यूटरी हैं उसकी। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया उसका सोर्स है, लेक ताना जो इथियोपिया में है उसका सोर्स है, वो है ब्लू नाइल का सोर्स। दोनों मिलके बनाती है नाइल रिवर, और नाइल रिवर कहां फॉल होती है? मेडिटेरेनियन सी में। इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर, नाइल रिवर की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। किलोमीटर 2500 किलोमीटर। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट है 2500 मीटर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स याद रखना, लेक विक्टोरिया और लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की कौन सी? नाइल रिवर। और लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की अमेजोन। लार्जेस्ट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो कैरी करके चलती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अमेजोन में ज्यादा होता है तो वो लार्जेस्ट है, और लंबाई के हिसाब से नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है। क्लियर? देन अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत कम है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। तो यहां पे से बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो
क्योंकि इसके ऊपर है मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके यूरोप में चले जाते हैं इलीगल वे से, ठीक है। असाइलम होता है एक तरह का प्रोटेक्शन हाउस, जहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है किसी को। असाइलम जो शरण देने की जो जगह बोलती है, ठीक है। रेफ्यूजी होते हैं शरणार्थी, ठीक है। तो उन बहुत सारे पर्सन रवांडा से यूके गए हुए हैं, तो उनको सेफली वापस भेजने का प्लान वहां की गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है रवांडा सेफ्टी बिल इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो यूके से रिलेटेड है। तो वहां की पार्लियामेंट ने बिल पास किया है कि हम उनको सेफली वापस भेज देंगे। तो असाइलम प्लान है उनका यूके में। अब रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। किगाली एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, उससे पहले में एक दो चीज समझनी पड़ेगी। किगाली एग्रीमेंट है क्या? वियना कन्वेंशन का मतलब मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हुई 1985 में। इट वाज रिलेटेड टू ओजोन प्रोटेक्शन, कि ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की वियना है। वियना कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए कि कैसे हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, उनको कैसे हम प्रिवेंट करें, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बैन किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। ये माना कि ओडीएस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सभी कंट्रीज बैन कर दें, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में बहुत यूज होते हैं, एसी में यूज होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं उनके फ्यूल में यूज होते हैं, ठीक है। तो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मेन जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन को डिप्लीट करने से प्रॉब्लम क्या आएगी? ओजोन जो है ये हमारी प्रोटेक्शन करती है यूवी बी रेडिएशन से, जो हार्मफुल होती है। यूवी बी उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है कहां पे ये ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में है। मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, उसके अंदर ओजोन लेयर है। तो वो कम हो रही है, उसकी लेंथ घट रही है, जिसकी वजह से यूवीवी रेडिएशन नीचे डायरेक्टली आ रही है और दे आर कॉजिंग कैंसर एंड इन्यूमरस अदर डिजीज। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वीना में कन्वेंशन हुई 1985 में कि हम ओजोन को कैसे प्रोटेक्ट करें ह्यूमैनिटीज के लिए। तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया, जिसको उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से एग्जीक्यूट किया, कि जो जो कंट्री इसको मानेगी उनको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में जाके पता चला कि सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशन से कम करने से ओजोन डिप्लीशन नहीं घट रहा, मींस समथिंग एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने क्या किया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया 2016 में, और इसको नाम दिया
किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल। तो किगाली अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट? दीज आर रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का इमिशन कम हो, उससे रिलेटेड है। किगाली अमेंडमेंट इसलिए बोलते हैं, एग्रीमेंट नहीं है, अमेंडमेंट है, क्योंकि मॉन्ट्रियल को अमेंड किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को और ऐड किया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है एजेंसी, सिविल एविएशन एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन यूएन की एक स्पेशल बॉडी है। यूएन समझ में आ रहा होगा, कई बार हम बात कर चुके हैं। मॉन्ट्रियल में ही वाडा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो डोप टेस्ट होता है खिलाड़ियों के लिए, जो वो ड्रग्स देते हैं, ठीक है, तो वो एंटी डोपिंग, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। इट्स नॉट द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ठीक है, तो ओटावा है कनाडा की कैपिटल, मॉन्ट्रियल में लेकिन हेडक्वार्टर है इन दोनों का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन प्रोटेक्शन की लेयर के लिए। ओजोन कहां है? अर्थ एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, 15 किलोमीटर से और लगभग 30 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की हाइट तक ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। वियना कन्वेंशन हुई इस बात को लेके कि ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। डिसीजन लिए गए, उन डिसीजन को इंप्लीमेंट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जहां पे ओडीएस में सीएफसीज को बैन किया गया। सीएफसी के बैन करने से काम नहीं चला तो 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया किगाली में, और किगाली अमेंडमेंट्स में एचएफसीज को ऐड किया गया। डन। और मॉन्ट्रियल ऑस्ट्रिया वीना की कैपिटल है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सिटी है। किगाली रवांडा की कैपिटल है।